नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नकमा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुंबई में अभिनेता और सोशल वर्कर जो पिछले दिनों कोरोना के दौर में बहुत जिन्होंने नाम कमाया, अभिनेता सोनू सूद, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। इसे इनकम टैक्स सर्वे का नाम दिया गया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद के 6 ठिकानों पर सर्वे जो है वो चल रहा है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा हैं इस पर और जानकारी के साथ। सोहित, बहुत चौंकाने वाली खबर है। सोनू सूद, जिनका नाम लगातार लोगों की मदद और दूर दराज लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सामने आता रहा, उन पर आयकर विभाग के इस सर्वे का इस समय क्या मतलब है? जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर सोनू सूद के यहाँ पर आयकर विभाग की ओर से सर्वे क्यों किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सोनू सूद के कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच आयकर विभाग की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे 6 लोकेशंस अभी जो जानकारी मिली है कि वहां पर ये सर्वे किया जा रहा है आयकर विभाग की ओर से। अब ये भी समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें तब हो रही है जब कुछ समय पहले हमें पता चला है कि किस तरह से दिल्ली सरकार के लिए सोनू सूद अब एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उनके जो मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वहां पे वो एक एम्बेसडर के तौर पर काम करने वाले हैं। और जब उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या वो राजनीति से जुड़ रहे हैं, तो उस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन ये उसी समय हो रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि हाल ही में एक नए चैनल के लिए भी सोनू सूद काम करने लगे हैं। और ये सब के बीच जिस तरह से ये जो सर्वे किया जा रहा है, ये काफी चौंकाने वाला है। ये भी देखना अहम होगा कि क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ जानकारी इसमें से निकल पाती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ये सारी जानकारी आई है। 6 ऐसे लोकेशन बताए जा रहे हैं जो मुंबई के अलग अलग जगहों पर है। और जो डिपार्टमेंट की ओर से जो जानकारी मिली है वो यही है कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ टैंपरिंग की बात सामने आ रही है, जिसे देखते हुए ही ये सर्वे किया जा रहा है। सोनू सूद को भी हम काफी समय से मैं खुद फोन कर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ना ही फोन उनका लग रहा है और ना ही उनके दफ्तर में से कोई फिलहाल बात करने की स्थिति में अभी है। तो आगे क्या कुछ होता है और कब तक ये सर्वे चलता है और क्या सोनू सूद इस पर कुछ कहते हैं? जी, हमारे साथ इस वक्त सोहित अभिषेक भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर वेस्ट एनडीटीवी के। बताइए, आपको वहां पर आप सोनू सूद के घर पे इस वक्त क्या चल रहा है अभिषेक? और कई ठिकानों पर ये आईटी सर्वे चल रहा है। इस सर्वे का क्या मतलब, क्या है इस सर्वे का पर्पस और टाइमिंग, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सोनू सूद लगातार पिछले 2 साल से, पूरे जब से कोरोना काल का ये पूरा दौर रहा है, उसमें लोगों की मदद करने के लिए और दूर दराज गरीबों की मदद, तमाम तरह की चीजों के लिए उनका नाम सामने आता रहा। उनके ठिकानों पे आईटी का ये सर्वे बहुत चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल नकमा, और ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर ये सर्वे किया जा रहा है। उनका एक ऑफिस भी है, उस पे भी इनकम टैक्स की जो टीम है सर्वे करने पहुंची है। वैसे भी आप सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि आजकल रेड शब्द का इस्तेमाल चेंज करके, बदल कर सर्वे कर दिया गया है। वो मकसद यही होता है कि दरअसल होता सर्वे का मतलब ही है कि आप अंदर हैं अगर, तो आप बाहर कोई नहीं आ सकता है, फोन नहीं ले सकते हैं। जो रेड में होता है वही सर्वे में होता है। हाँ, तकनीकी तौर पर उसे इनकम टैक्स के अधिकारी सर्वे के तौर पर बताते हैं, कहते हैं कि ये रेड जो है वो दरअसल लोगों को एक तरीके से भय का माहौल तैयार होता है, इसलिए हम रेड नहीं सर्वे कर रहे हैं। लेकिन रेड भी होती है, ऐसा नहीं है कि रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, रेड भी की जाती है। लेकिन इसको सर्वे का नाम दिया गया है। सर्वे का मतलब ये है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी इनकम टैक्स को महसूस होती है तो वो उसकी जांच के लिए पहुंचते हैं और उसको जानना चाहते हैं। और उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत होते हैं कथित तौर पर कि वो आपके घर पे आए या आपके दफ्तर पर आए और ये जांचें कि दरअसल आपने जो इनकम टैक्स के अब तक रिटर्न्स भरे हैं या इनकम टैक्स में जो अपनी जानकारियां दी हैं, वो कहीं उसमें कहीं विसंगतियां हैं, वहां उनमें कहीं डिस्क्रिपेंसीज है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि आपके सारे अकाउंट्स, और इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नगमा, सर्वे यूं ही नहीं हो जाते हैं। सर्वे के लिए आप सबको पता है कि जो इनकम टैक्स के उच्चस्थ अधिकारी हैं उन तक पूरी फाइल क्लियरेंस होता है। और अभिषेक, इसकी टाइमिंग जो है इस समय, अगर इसका हम राजनीतिक मतलब देखें, क्या लग रहा है आपको? कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई थी सोनू सूद की आम आदमी पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी वो मिले थे। तो क्या इसकी राजनीतिक मतलब निकालना सही होगा?
देखिए, सोनू सूद कई सारे लोगों से मिले हैं। भगत सिंह कोश्यारी से वो कई बार मिल चुके हैं। इसके साथ वो बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से मिलते रहे हैं। और तब ये भी ना बात हुई थी कि कहीं वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं वो कांग्रेस में जब मिलते हैं तो कांग्रेस के लोगों के बारे में मिलता है। लेकिन नगमा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सोनू सूद के ऊपर कुछ कर्ज थे, और ये बात तब भी सामने आई थी जब वो जो कोविड के वक्त में लोगों की मदद कर रहे थे। और तब ये कहा जा रहा था कि वो एक तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज के वो बेचकर कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं। उनका एक फाउंडेशन है, एक ट्रस्ट है, जिसकी मदद से वो लोगों की तक पैसा पहुंचा रहे थे या मदद कर रहे थे। लोगों को बस से भेज रहे थे, गाड़ियों से भेज रहे थे, जैसे ही कर रहे थे। तो ये मसला जो है वो कहीं एक बात है जो पैसों को लेकर है। और वो पैसों को लेकर जो बात है वो ये है कि सोनू सूद अगर कर्ज में डूबे हुए थे या उनके पास पैसा कम था उस वक्त में, और वो पैसे को लेकर उनको कहीं से कर्ज लेना पड़ा था, और ये जो ट्रस्ट का मसला है उसमें पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, और उनके घर पे जो उन्होंने जो अभी तक डिटेल्स दिए हैं वो उनमें क्या तर्क संगत चीजें इनकम टैक्स को नहीं मिली हैं, ये इनकम टैक्स का मसला हो सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सवाल उठ सकता है बैठने से, क्या अरविंद केजरीवाल के अगर करीबी बैठ जाते हैं, तो आप देखिए कि अमरिंदर सिंह के पास भी सोनू सूद गए थे एक वक्त में। वो मूलतः मोगा से, पंजाब से, और पंजाब में एक वक्त में बहुत जोर शोर से ये खबरें थी कि शायद सोनू सूद पंजाब की राजनीति में दखल देंगे, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की राजनीति में इस समय चल रही है उसमें वो कूदेंगे। तो ये कहना बहुत ज्यादा इस समय मुझे लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सोनू सूद सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं। सोनू सूद सबके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, और उन्होंने अपने पत्ते कभी नहीं खोले थे। भगत सिंह कोश्यारी के पास जब वो पहुंचे थे, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तब भी लोगों ने पूछा था कि आप अपने अच्छे काम का हिसाब किताब देने पहुंचे थे। कई बार लोगों ने सवाल पूछा है, बल्कि हम लोगों ने भी बातचीत में उनसे पूछा कि क्या कोई इरादा है उनका, जितने भी लोकप्रिय हो गए उनसे ये पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ इरादा है कि वो राजनीति में उतरे, लेकिन उन्होंने अभी बिल्कुल इस पर कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम कर रहे हैं और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो जैसा अभिषेक बता रहे हैं कि वो बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे नेताओं से मिले हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही मिले हैं। वो अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुके हैं, बीजेपी के और नेताओं से मिले हैं। और पिछले 2 सालों से जब से कोरोना का संक्रमण फैला है, सोनू सूद लगातार लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। सबसे पहले जब वो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, जब लोग अपने अपने गांव लौट रहे थे, तो लोगों को बसों में भेजना, उन्हें राशन देना। उसके बाद बीमारी के दौरान, जब बीते अप्रैल में जब बहुत ज़्यादा बीमारी फैली थी, उस दौरान दवाएं पहुंचाना, इन तमाम चीज़ों में सोनू सूद बहुत आगे रहे, मसीहा बनकर सामने आए। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, मेरे सहयोगी। मुकेश, आपके पास क्या खबर है? ये जो आईटी सर्वे हो रहा है सोनू सूद के 6 ठिकानों पर, मुंबई में आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है, इसका मकसद क्या, किस तरह की जानकारी है इस बारे में? देखिए, ये जो सर्वे है आज दोपहर के बाद शुरू हुआ है, और जिसमें सोनू सूद के 6 अलग अलग परिसरों में, अलग अलग ठिकानों में आईटी डिपार्टमेंट के तमाम जो अधिकारी हैं, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, वो सर्वे करने के लिए अलग अलग जगहों पर गए हैं। अभी जानकारी जो मिली है शुरुआत में वो ये मिली है कि सोनू सूद के कुछ अकाउंट हैं जिनमें शायद कुछ गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद ये सर्वे शुरू किए गए हैं। सर्वे में होता यही है कि जिसके यहाँ सर्वे होता है उससे और उसके स्टाफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें ये जानकारी हासिल करती हैं कि उनके पास जो आय के स्रोत हैं वो क्या हैं, कहाँ से ये पैसा पूरा आ रहा है और वो पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। सर्वे के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट आईटी डिपार्टमेंट के लोग आमतौर पर सीज नहीं करते हैं। अगर सर्वे में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर अगली कार्रवाई यानी कि सर्च, जो कि हम एक तरह से हिंदी में रेड कहते हैं, छापेमारी कहते हैं, वो शुरू की जाती है। और उस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग डॉक्यूमेंट जब्त कर लेते हैं और इस तरह का केस बनता है उसमें। तो फिलहाल अभी शुरुआती तौर पर जो सर्वे है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीते हफ्ते ही सोनू सूद दिल्ली आए थे और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और अरविंद केजरीवाल ने उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या सोनू सूद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही थी
और इसी बीच ये सर्वे शुरू किया गया। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अचानक इस तरह से सर्वे शुरू करना ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से एक तरह की बदले की कार्रवाई की जा रही है। हमें ये भी याद रखना होगा कि किस तरह से सोनू सूद ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद की, गरीबों को खाना खिलाया, उनको बस में बिठाया, उनको पैसे दिए। तो यही शायद तमाम जो चीजें हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पूछ रहे होंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, तुमको डोनेशन कहां से मिला, और फिर किस तरह से इस पैसे को आगे बांटा गया। तो कुल मिलाकर अभी अभिनेता सोनू सूद के 6 ठिकानों पर, 6 परिसरों पर अभी आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है, और सर्वे में क्या कुछ निकलता है ये हमें देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला राजनीतिक तौर पर भी गर्मा रहा है, और इसको लेकर जो आम लोग हैं वो भी गुस्से में हैं, क्योंकि सोनू सूद को एक रियल हीरो के तौर पर लोग मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने कोरोना में लोगों की मदद की थी। जी हाँ, बिल्कुल। लोग उनको इसी बात के लिए याद कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की है, दवाओं से, तमाम लाइफ सेविंग ड्रग्स से लेकर हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंस, उसके पहले माइग्रेंट्स जब यहाँ से जा रहे थे मजदूर, उनको घर पहुंचाना, राशन, खाना, ये तमाम चीज। तो लोगों को उनकी ये तमाम बातें याद हैं, और जाहिर है कि ये खबर जब आई तो बहुत सारे लोगों को बहुत ये अजीब खबर लगी कि सोनू सूद के ठिकानों पर इस समय इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। वजह क्या है इसकी, क्यों है, किस तरह की गड़बड़ियां हैं, ये तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी डिटेल्स सामने आ रही हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम इस खबर पे। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे हो रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद के 6 ठिकानों पर इस समय सर्वे चल रहा है। ये इनकम टैक्स का सर्वे है, और हमारे साथ अभिषेक, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं मुंबई से। तो अब इनकम टैक्स रेड जो होती है उसको सर्वे का नाम दिया जाता है। सुनने में बेहतर लगता है अभिषेक कि सर्वे हो रहा है, रेड नहीं, जैसा आपने पहले भी बताया कि लोग इससे घबरा जाते हैं, खौफ खा जाते हैं कि क्या रेड पड़ रही है। तो बहरहाल ये सर्वे चल रहा है, पर इस समय ये सर्वे सोनू सूद के ठिकानों पर, इसके पीछे क्या वजह लगती है, किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज की बातें सामने आई हैं, और ये भी कई लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या कोई इसका राजनीतिक मतलब है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, क्या किसी के तरह के बदले की बात जो है वो सामने आ रही है। पंजाब में चुनाव है, मोगा से आते हैं सोनू सूद, आम आदमी पार्टी के साथ उनकी बैठकें हो रही थी, वो ब्रांड एम्बेसडर थे दिल्ली सरकार के एक प्रोग्राम के, भले ही वो गैर राजनीतिक प्रोग्राम बताया जा रहा हो, लेकिन इन बातों के जिन लोगों को मतलब निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ इत्तेफाकन बहुत सारी चीजें होती हैं, नगमा, हमारे दर्शकों को भी पता है कि किस तरीके से ईडी या इनकम टैक्स की रेट बहुत सारे इत्तेफाक के साथ हुई है बहुत सारे चुनावी राज्यों में। अब ये हम अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि वो इसका क्या मतलब निकालना चाहते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स के सूत्र और गैर जो सरकारी सूत्र हैं जो हमें जानकारी दे सकती है कि हो क्या रहा है और उन्हें क्या करना है, तो बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जैसे हमारे साथी मुकेश बता रहे थे, 6 ठिकानों पर, जिसमें ऑफिस भी शामिल है सोनू सूद का। सोनू सूद की जो के ऊपर जो इल्जाम है कथित तौर पर, वो है कि उनने अपनी जो बुक्स हैं उनके साथ छेड़खानी की है, यानी कि जो उन्होंने हिसाब किताब किया है इनकम टैक्स की, उन किताबों में हेर फेर हुआ है। ये इस चीज की जानकारी जुटाना चाहती है इनकम टैक्स का की जो टीम है वो, कि आखिरकार उन्हें हेर फेर सचमुच में नजर आ रही है या हेर फेर का सचमुच में उनको कुछ सबूत मिले हैं। तो ये तमाम चीजों की विसंगतियों को जांचने के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। इनकम टैक्स के जो नियम कानून कायदे नए हैं उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं जानकारी मिलना, क्योंकि जिसके ऊपर हो रही होती है नगमा, उसके तमाम स्टाफ या उनके फोन के या तो रख लिए जाते हैं या उनको ये इस बात की हिदायत दी जाती है कि आप बात नहीं कर सकते किसी से भी जो इसके बारे में। तो इस वजह से आधिकारिक तौर पर सोनू सूद सामने आकर हमसे कुछ कहेंगे या उनका बयान आएगा, वो तब आएगा शायद जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए, तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। हाँ, लेकिन सरकारी सूत्रों ने बता दिया है कि ये रेड नहीं सर्वे है। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक।
तो इसके तमाम तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। इस बीच में सोनू सूद के घर अलग अलग ठिकानों पे 6 ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी पेट्रोल, डीजल और जीएसटी की। पेट्रोल और डीजल के दाम का होगा क्या सस्ता होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और खबर है कि इसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी सिस्टम में लाने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें कई तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं कि क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना मुमकिन होगा? इसमें किस तरह की मुश्किल आ सकती है? देखिए, पेट्रोल और डीजल को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि ये कैश काउ है सेंटर और स्टेट्स के लिए। तो दोनों को जब टैक्स की जरूरत होती है तो यहाँ पे दाम बढ़ा देते हैं। तो इस समय जैसे कि बेसिक प्राइस अगर 43 रुपए है तो उसके ऊपर 57 रुपए टैक्स है, यानी 130% टैक्स है। तो अगर जीएसटी के दायरे में होता तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 28% होता, उस पर ज्यादा से ज्यादा सेस और 15% लगा दिया होता तो 43% होता, पर वो तो 1/3 होता। सेंटर को इस साल मतलब 4 लाख करोड़ रुपए की उम्मीद है इस टैक्स से, तो अगर 4 लाख करोड़ का 1/3 हो गया तो 2.7 लाख करोड़ रुपया टैक्स कम हो जाएगा और उसी तरह स्टेट्स का टैक्स कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये तो तैयारी करेंगे नहीं। अगर ये इनकी मंशा होती तो अभी एक्साइज ड्यूटी काट देते। अब एक्साइज ड्यूटी में जो 30-32 रुपए मिलता है उसकी जगह 7-8 रुपए या 10 रुपए ले लेते तो 20 रुपए कम हो जाता, तो दाम अपने आप कम हो जाता। उसी तरह अगर स्टेट्स की मंशा होती तो वैट कम हो जाता। तो मेरा मानना है कि इसलिए वो अभी शायद जीएसटी में नहीं लाएंगे। वो हो सकता है कि किसी तरह से वो थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी कम कर दें या वैट कम कर दें, क्योंकि इस बार टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो इस जो फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है। जीएसटी कलेक्शन पिछले साल इस समय बहुत कम था, इस साल 1 लाख करोड़ के करीब है। हाँ, पर ये सवाल उठ रहा है पीकेडी नाम्बियार कि क्या इसमें अगर चर्चा होती है और मान लीजिए कि ये जीएसटी सिस्टम के तहत लाया जाता है पेट्रोल डीजल को, तो राज्यों की तरफ से किस तरह की अड़चनें आती हैं? जैसा अभी बताया प्रोफेसर अरुण कुमार ने कि कई राज्य अपने हिसाब से एक्साइज ड्यूटी घटाते बढ़ाते हैं, तो इस सूरत में क्या कई राज्य इस पर एक आपत्ति भी लगा सकते हैं? नगमा जी, मैं तो ये कहूंगा कि पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर जो एक टैक्स जिस तरह से बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य सरकारें जो लेते आ रहे हैं, इसको एक टैक्स टेररिज्म कहा जा सकता है। ये सिर्फ ये एनडीए का या मोदी गवर्नमेंट का नहीं है, जो मनमोहन जी का गवर्नमेंट या बाकी जितनी भी गवर्नमेंट पिछले कई वर्षों से जो एक तरह से जो जितना पैसा एक कंज्यूमर की तरह से खींच सकता है और एक जैसे अरुण कुमार जी ने जैसे कहे कि कैश काउ है, उस तरह से रखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे अर्थशास्त्रियों को, जो सरकार में जो बैठे हुए लोगों को ये सोचने का टाइम निकल चुका है कि दैट इसके अलावा और किस माध्यम के थ्रू हम लोग सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या जो केंद्र सरकार को, जो कैसे और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि दैट अगर हमारे जैसे देश में इतने बड़े देश के अंदर बहुत बड़े बीपीएल के अंदर रहने वाला काफी सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए स्कीम निकालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए, ये हर तरह का जो ग्रोथ के लिए हमें पैसा चाहिए। तो एक तरह से जो मुर्गी या अंडे वाला स्टोरी होता है, जब भी जो इस तरह के जो बातें होते हैं तो कहाँ से रेवेन्यू आएगा जहां पे खर्चा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिकरण करने की जगह ये जीएसटी काउंसिल में, ये तो मैं कहूंगा कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जो इसको जीएसटी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखने का। आप ये तो छोड़ दीजिए, ये एटीएफ है। जैसे आज की डेट में एटीएफ का जो हमारा जो टैक्स रेट है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। अब वो कांग्रेस का प्रवक्ता या और कोई बोलेगा कि ये तो सिर्फ इस गवर्नमेंट की वजह से उधर प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जो आज की डेट में हमारे जो फ्लाइट का जो
चार्जेस है, वो सब इतना बड़ा सीमा पे क्यों है? जो एयरलाइन कंपनीज इतनी लॉस पे क्यों जाते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के बाहर जब तक रखा गया है वो सही नहीं है, इसको जीएसटी बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर ये जीएसटी जब हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है कि सारी टैक्स को जोड़कर एक टैक्स बने। अगर आप 28% में रखना है तो 28%। तो पर वैसे भी क्या और इसमें बदलाव करने पड़ेंगे? एग्जिस्टिंग जो जिस तरह का टैक्सेशन होता है पेट्रोल डीजल पे, क्या ये भी हो सकता है? जैसे छत्तीसगढ़ के मंत्री जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने बातचीत में एनडीटीवी से ये बताया है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट को मर्ज करने का प्रस्ताव भविष्य में आ सकता है, तो देखना होगा कि राज्य का राजस्व जो है उस पर कितना असर पड़ता है। गुरदीप सिंह सपल, ये राज्यों को चिंता रहेगी कि इससे राज्य के जो राजस्व हैं उन पे असर पड़ेगा, तो आपको लगता है कि इसके लिए लोग तैयार हो गए? जैसा पीकेटी नाम्बियार कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, बाहर इसको रखा गया, ये सही नहीं है। नगमा जी, पिछले 3 साल से 2018 से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस पार्टी विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से डिमांड कर रही है कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए। इसके लिए रेजोल्यूशन पास हुए, इसके लिए कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, तो लेकिन सरकार, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो चाहती नहीं है। देखिए, जीएसटी काउंसिल का नियम क्या है? वहां पे 3/4 वोट चाहिए कोई भी नियम को लागू करने, कोई भी फैसला लेने के लिए। 1/3 वोट केंद्र सरकार के हैं और बाकी राज्यों के हैं। अब केवल 9 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जो विपक्ष के हैं। 31 में से 31 राज्य यूनियन टेरिटरी में से 22 विपक्ष बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हैं। और किसी भी इशू पे अगर ये 22 राज्य उठ के इकट्ठे नहीं होते हैं, वो पास नहीं हो सकता है। ये 9 विपक्ष के राज्य मिलकर भी नहीं करा सकते हैं। तो पूरी तरह से ये फैसला बीजेपी के हाथ में है। जीएसटी काउंसिल में बीजेपी का बहुमत है, उसकी राज्य सरकारों का, सहयोगी सरकारों का बहुमत है। वो जिस दिन चाहती, अगर विपक्ष नहीं भी चाहे, अगर विपक्षी वित्त मंत्री या विपक्षी सीएम नहीं भी चाहें, तो भी वो आसानी से इसको पास करवा सकते थे। तो क्या लगता है आपको प्रोफेसर अरुण कुमार कि अब जो जीएसटी काउंसिल में इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन जैसा कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि सरकार चाहती ही नहीं है, विपक्ष तो इसकी डिमांड कर रही है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं चाहती है सरकार, केंद्र सरकार? वो चाहती अगर तो इसको जीएसटी के दायरे में अब तक लाया जा सकता था। देखिए, अगर जीएसटी के दायरे में लाएगी तो जैसे मैंने कहा, ज्यादा आप 28% के उसमें डालेंगे, 15% उस पर सेस लगा देंगे तो 43% हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा टैक्स रेट। अभी तो 130% है, तो अगर 1/3 होगा तो 2.67 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। और इस समय सरकार को डर है कि जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मेरा मानना है जीएसटी की जो डिस्कशन है ये बिल्कुल जो आउट ऑफ लाइन है। अगर आज भी सरकार चाहे तो अपना एक्साइज ड्यूटी घटा दे, यहाँ वो 32 रुपए कलेक्ट कर रही है, वो 8 रुपए कलेक्ट कर ले, तो उससे अपने आप ही जो दाम गिर जाएगा 24 रुपए। तो इसलिए कोई, अभी ये जीएसटी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जीएसटी में वो किस तरह से कितना टैक्स रेट, नया टैक्स स्लैब करेंगे, उससे अच्छा तो जो अभी एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं वो घटा दें जी, तो उससे जगह बात हो जाएगी। तो इसके लिए कोई जीएसटी में लाने की अभी जरूरत भी नहीं है। जीएसटी में तो ये है कि सेट ऑफ भी मिलेगा, इनपुट क्रेडिट मिलेगा, है ना। इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो टैक्स कलेक्शन और कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सरकार, तो मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय शायद टैक्स नहीं छोड़ेगी। तो अगर उसकी मंशा है तो सीधे एक्साइज ड्यूटी घटा दे, और अगर उसके बाद की मंशा है तो सीधे एक्साइज ड्यूटी घटा दे। और ये सवाल बना हुआ है कि इससे क्या होगा और क्या जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोल डीजल, क्या इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। सरकार ने कर्ज तले दबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शाम के 6 बजे बोली की प्रक्रिया बंद होगी। खबरों के मुताबिक एयर इंडिया को खरीदने के लिए अब तक 2 कंपनियों ने बोली लगाई है, जिनमें से एक टाटा ग्रुप है। सरकार ने 2018 में एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन तब कोई खरीदार नहीं मिला था।
और बेंगलुरु में 2 व्हीलर पर सवार एक जोड़े को तेज रफ्तार कार ने कल रात टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये जोड़ा फ्लाईओवर पर बिल्कुल किनारे खड़ा था। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश में उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों हवा में उछल गए और करीब 30 फीट नीचे सड़क पर आ गिरे। दोनों तमिलनाडु के रहने वाले थे। कार एक लड़का चला रहा था, वो जख्मी है।